तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए बड़ी और अहम जानकारी के साथ शुरुआत करेंगे। अंधेर नगरी का जिक्र है इसमें। प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकास खंड में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद संगमलाल गुप्ता के पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर जूतम प्रजार हुआ। आरोप है कि कांग्रेसियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर सूता। उसके बाद सांसद संगमलाल गुप्ता की कई गाड़ियों पर पथराव किए गए। लाठी डंडों से उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मारपीट की इस घटना में कई कार्यकर्ता और पुलिस के कई लोग भी घायल हुए हैं, इस बात की सूचना है। दरअसल आयोजित आरोग्य मेले में बीजेपी सांसद के पहुंचने पर हंगामा पेश आया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा मोना पहुंची हुई थी, लेकिन दोनों दलों बीजेपी समर्थकों और कांग्रेस समर्थकों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि कांग्रेसियों की संख्या ज्यादा होने के कारण भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सांसद ने मारपीट मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, विधायक आराधना मिश्रा उर्फ मोना समेत 27 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ में श्री राम बैंक्वेट हॉल में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह का प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 2022 के चुनाव में 350 विधानसभा सीट पार हमारी पार्टी का लक्ष्य है और ये जाएगी जरूर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीतियों को बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रही है और उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेकर गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही जल शक्ति मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर लोगों के बीच में दिखाई दे रही है। रायबरेली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर गरीब कल्याण मेले का आयोजन हुआ। जिले के 18 ब्लॉक में आयोजित इस मेले के तहत सभी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। मेले में गरीबों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित हुआ। इस दौरान उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को चूल्हा और सिलेंडर भी वितरित किया गया और बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉल को खूबसूरत रंगोली से सजाया गया था। साथ ही मिशन प्रेरणा का संदेश भी दिया गया। इस दौरान श्रम विभाग ने अपने स्टॉल पर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। आज गरीब कल्याण मेले के अंतर्गत हर विकास खंड में जनपद के सभी 18 विकास खंडों में सभी विभागों के द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें वो लाभार्थियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही यदि कोई लाभार्थी ऐसा है जिसका किसान सम्मान निधि में डेटा गड़बड़ है या इस किसी का पेंशन डेटा या नाम गलत होने का नहीं मिल पा रहा है, वो सारी कमियों को आज हम लोग विभाग के सभी लोग ब्लॉकों में स्टॉल लगा के निस्तारण कर रहे हैं उन सभी कमियों का। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गोलियों की तड़तड़ाहट में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि असलहा लेकर दो बदमाश वकील के बेश में जज के कमरे तक पहुंच गए और कोर्ट परिसर में इस तरीके की वारदात ना हुई हो। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर भी इससे पहले कोर्ट परिसर में बम के धमाकों के साथ ही गोलियां भी चल चुकी है, लेकिन दिल्ली में हुई इस घटना के बाद यहां के प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सभी गेट को बंद किया और मेटल डिटेक्टर और अन्य सुरक्षा उपकरणों से आम लोगों और वकीलों की भी सुरक्षा पुख्ता की है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जिस तरह से बदमाश असलहों के साथ पहुंचे और परिसर में करीब 40 राउंड फायरिंग की, उसके बाद सुरक्षा पर जरूर सवाल खड़े हुए हैं। हम इस समय लखनऊ के कोर्ट परिसर में आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहां पर सुरक्षा को लेकर वकील जरूर चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह से जज के कमरे तक वो असलहा लेकर पहुंचे, वकील के भेष में थे, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर तक पहुंच गए और बदमाश लगातार फायरिंग करते रहे। सुरक्षा कर्मियों ने पलटकर फायरिंग की और दो बदमाश मार भी गिराए, लेकिन इसके बाद लखनऊ के वकील चिंतित जरूर हैं कि इस तरह के असलहे अगर परिसर तक पहुंचते हैं तो उनकी जान को खतरा जरूर है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की है, जो लखनऊ की कोर्ट कचहरी में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। फिलहाल यहाँ पर सारे गेट बंद कर दिए गए हैं काफी समय पहले, क्योंकि यहाँ पर कई वारदात पहले भी हो चुकी हैं। यहाँ पर कभी बम के धमाके हुए तो कभी गोली चली। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई, पुलिसकर्मी तैनात किए गए यहाँ पर, और इसके बाद एक मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और उसके बाद सारे जो कर्मी हैं वो इन्हीं मेटल डिटेक्टर से होकर जाते हैं। खासकर जो यहाँ पर फरियादी आते हैं, जब जिनका कोर्ट कचहरी में यहाँ पर काम रहता है वकीलों के अलावा, वो भी इसी मेटल डिटेक्टर से होकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखने को मिलती है,
लगेज का चेकिंग के लिए एक मशीन लगी हुई है और ये काफी समय से ये व्यवस्था यहाँ पे जारी है। लेकिन भले ही दिल्ली की घटना विचलित करती हो, क्योंकि जिस तरह से जज के कमरे तक असलाह गया वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन लखनऊ में फिलहाल इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन बहुत पहले कदम उठा चुका है। अब देखना यह होगा कि और इसको और कितना मुख्ता किया जाए, क्योंकि जिस तरह से वकील के भेष में वो असलहे लेके बदमाश वहां तक पहुंचे, वो सवाल जरूर खड़ा करता है सुरक्षा व्यवस्था पर। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो लखनऊ का हाल आपने देखा, समझा और जाना कि किस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ये जो घटना हुई है उसके बाद प्रयागराज में भी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम टाइट कर दिए गए। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हर आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए कल घटना के बाद अब प्रयागराज के इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में हर एक आने जाने वाले की सघन चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही उनको एंट्री दी रही। दरअसल घटना के बाद से पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है और उसको लेकर जितने भी आने जाने वाले कोर्ट के अंदर हैं उन सब की कायदे से चेकिंग की जा रही है और कार्ड देखा जा रहा है, क्योंकि कल की घटना होने के बाद से पुलिस ने प्रयागराज में भी अलर्ट जारी किया है और यहाँ पर भी चेकिंग अभियान चल रहा है। अब देखिए, जो हाई कोर्ट के जितने भी कर्मचारी हो या हर कोई आने वालों को कोविड-19 की तो जांच के चेक तो हो ही रही है, साथ ही सिक्योरिटी पर्पज से हर एक के कार्ड और ये सारी चीजें चेक की जा रही है, ताकि कल की जैसी अप्रिय घटना यानी दिल्ली जैसी अप्रिय घटना कहीं और ना दोहराई जा सके। इसके लिए काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ये प्रयागराज का हाईकोर्ट का गेट नंबर 1 है और इसको लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है। आपको बता दें, दिल्ली की घटना के बाद से अब यहाँ पर काफी चीजें साफ आई हैं और देखिए सीआरपीएफ के जवानों को तो अलग से सिक्योरिटी है ही है इनकी, प्लस हाईकोर्ट की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पहले से 3 जोनों में बांटी गई है। हालांकि कल की घटना के बाद से थोड़ी सी और रियायतें बढ़ती जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। पुलिस हर एक गेटों पर आकर हर आने जाने वालों पर खास निगाह रख रही है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस वक्त चुस्त दुरुस्त की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मंगलेश के साथ आनंद राज, जनता टीवी, प्रयागराज। तो वहीं गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलापति त्रिपाठी के परिवार का कांग्रेस से नाता खत्म हो गया। कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र यानी कि परपोते ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद ललितेश के समाजवादी पार्टी और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। वाराणसी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे ने ललितेश पति त्रिपाठी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी नेता बीजेपी में शामिल होंगे उनका बीजेपी में सम्मान होगा। साथ ही कहा, ललितेश पति अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका और उनके समर्थकों को भी सम्मान मिलेगा। यदि किसी कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी छोड़ता है तो उसका निजी मामला है कि वो किस पार्टी को क्यों छोड़ रहा है। यदि किसी पार्टी से निकला हुआ व्यक्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका सम्मान उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता का सम्मान होता है और वो उस कार्यकर्ता के नाते उनका भरपूर उनके साथ आने वाले सारे लोगों का सम्मान किया जाएगा और इसकी मतलब गारंटी है कि उनके आत्मसम्मान पे कहीं कोई चोट नहीं पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी में यदि आते हैं तो भारतीय जनता परिवार में उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में माफिया तत्वों के खिलाफ जारी अभियान के तहत शनिवार को मऊ जिला प्रशासन ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी कोयला माफिया और त्रिदेव कंस्ट्रक्शन के मालिक उमेश सिंह की बीटी में 10 करोड़ रुपए की लागत से बना 4 मंजिला मकान पोकलैंड से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सीओ सिटी धनंजय सिंह ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जा रहा है। मऊ नगर के कोतवाली क्षेत्र के बीटी में त्रिदेव कंस्ट्रक्शन का 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। उसमें एक मेगा मार्ट काफी दिनों से किराए पर चल रहा था। योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखा कैसे पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने, प्रियंका वाड्रा की सरकार ने 100 वकीलों को खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट में कि आज मुख्तार अंसारी जी के नाखून में दर्द है, आज मुख्तार अंसारी जी के बाल में दर्द है, इन्हें योगी जी के राज में नहीं ले जाया जाए। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी और योगी जी की सरकार उसे खींच के लाएगी। और हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में ला करके
और एक अपराधी के साथ, एक कैदी के साथ जिस तरीके का बर्ताव होना चाहिए हमारी सरकार कर रही है। उसको चूंकि जेल में भी पूरे ऐसो आराम के साथ रहने की आदत रही है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में अब वो मच्छरदानी और चौकी मांग रहा है। यही उसकी समस्या है कि अब उसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो सुविधाएं मिली हैं। तो वहीं सीएम योगी भले ही यूपी की सड़कों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए लाख कवायद कर रहे हों, लेकिन विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली से सीएम योगी को ना तो सपना उनका पूरा होता नजर आ रहा है और ना ही यूपी की सड़कों की तस्वीर और तकदीर बदलती नजर आ रही है। नतीजतन आज भी सड़कें बदहाल नजर आ रही हैं और सड़कें गड्ढा मुक्त होने के बजाय बड़े बड़े गड्ढों से लैस होती जा रही हैं। कानपुर देहात में गड्ढा मुक्त अभियान का कोई असर नजर नहीं आ रहा है और ग्रामीण आज भी मजबूरी में इन खस्ताहाल सड़कों से निकलने को मजबूर हैं। आने जाने वाले राहगीरों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब खुद ही लोगों की जुबानी हकीकत की दास्तां आप सुन सकते हैं। ये रोड बहुत कचड़ा है, गड्ढे गड्ढन से परेशान है। योगी सरकार ने कहा है कि इसको जो है गड्ढा मुक्त करना है। 15 सितंबर से जो है अभियान शुरू किया था, लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो पाया। क्या मानते हैं कब से ये रोड ऐसी है? ये हो गया कम से कम एक साल। एक साल से ऐसी पड़ी है? ऐसे पड़ी है। किसी ने ध्यान नहीं दिया? जो कौन इनको ध्यान देते भैया, देहात में ही है। ये जोड़ती है कम से कम काफी गांव है लगभग कम से कम 10-15 गांव है। तो ये कब इसका निर्माण हुआ था रोड का? अब निर्माण ये अब सही पूरी पता नहीं है, लेकिन ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ शायद में सर्दियों में निर्माण हुआ को। मतलब ये पहले खड्डा हो गए थे, दोबारा फिर इको बना होगा। अब रोड की क्या कंडीशन है इस समय? अब तो बिल्कुल बेकार है। कैसे बेकार हो गई ये रेती से। क्या ओवरलोड गाड़ियां यहाँ चलती रही हैं? ओवरलोड तो गाड़ी चली है तो ये खराब होगा। आप लोग कैसे निकलते? मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढे दोनों तरफ टूट गए। अब हम लोग तो मतलब दिक्कत पे झेल रहे हैं, किसान आदमी आराम धीरे धीरे निकल रहे हैं। कोई ये रोड आपका जाता है, इसमें केंद्रीय विद्यालय में जोड़ता है। क्या गाँव इसमें से जो इस रोड से वो करते हैं? इसमें से पातेपुर आता है और ये आता है। तो इस रोड की क्या कंडीशन है? अरे इस कंडीशन न पूछो, इसमें गड्ढे बहुत भारी भारी हैं, इसमें गाड़ियां भी गिर जाती हैं। योगी सरकार ने कहा था कि इसको जो है 15 सितंबर से एक अभियान चला करके गड्ढा मुक्त करने का। अरे कोई गड्ढा मुक्त नहीं हो रहा है यहाँ। अधिकारी आते हैं? कोई नहीं आता है। किसी ने देखा है? कुछ नहीं देखा है। इस रोड की कोई सुध भी नहीं लेता है। एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। सांसद और विधायक का निधि से अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। दरअसल कोरोना से निपटने के लिए जनपद में कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। अब तक बुखार से 18 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में सांसद ने कहा अभी वो स्वास्थ्यकर्मी और जिला प्रशासन से बात करेंगे और जल्द ही सब दुरुस्त करने की कोशिश भी की जाएगी। बाराबंकी जिले के देवी दास मंदिर से एक बड़ी घटना सामने आई। यहां कुछ दबंगों ने मंदिर की संपत्ति को लेकर पुजारी और साधुओं पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस हमले में पुजारी सहित 3 साधुओं की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी सहित अन्य साधु पेड़ की टहनियों को काटकर मंदिर आने जाने के लिए रास्ता बना रहे थे। इस दौरान गांव के कुछ दबंगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए उन पर हमला कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो वहीं पुजारी सहित 3 साधुओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रायबरेली में आयोजित एक मेले का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर मेले के दौरान एक डांस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बार बालाएं मंच पर थिरकती नजर आए। डांस के दौरान ही स्टेज पर चढ़ने को लेकर आपस में कई लड़के भिड़ पड़े। बताया जा रहा है कि इस दौरान 2 गुटों में मारपीट तक हो गई है। ये वीडियो जिले के खीरो और थाना क्षेत्र के दुकनहा गांव स्थित प्राचीन मंदिर की कुछ दूरी पर आयोजित किए गए कार्यक्रम का बताया जा रहा है। शान के तुल चिकाए कमरिया मोरी गली जब कमरिया मोरी गली जब
इस पूरे मामले को लेकर के आयोजक प्रधान पति पर फिलहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने एक बड़ा बयान दिया है। उसमें उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया, उत्तराखंड के कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं और समय आने पर बहुत जल्द सभी पार्टी के नेता सदस्यता भी ग्रहण करने वाले हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा वो साफ सुथरी छवि का जरूर होगा। उन्होंने कहा कि केवल साफ छवि वाले नेताओं को ही पार्टी में जगह मिलेगी। सारे पार्टियों में अच्छे लोग हैं और वो निरंतर संपर्क में हैं और समय आने पे ज्वाइन करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि कोई भी, जब हम बोलते हैं किसी भी पार्टी से हम व्यक्ति लेंगे तो फिर हम उसमें ये फॉर्मूला भी लगाएंगे कि वो व्यक्ति करप्ट नहीं होगा, कम्युनल नहीं होगा, क्रिमिनल नहीं होगा। इन तीनों क्राइटेरिया को देखते हुए जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी शामिल होगा उसको फिर शामिल करेंगे। उत्तराखंड से संपर्क में है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जब लोग सब राजनीतिक दलों से आते हैं, राजनीतिक दलों के लोग संपर्क में रहते हैं, तो अच्छे लोग जो भी लोग अन्य दलों में, उनका हम स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि सब मिलकर इस उत्तराखंड को वो उत्तराखंड बनाए जो इस क्रांतिकारी ने सपना देखा था। जिस जल्दी कुछ बड़ा देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे मिलेगा। और हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी अब एक नई उम्मीद की किरण बन रही है उत्तराखंड के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया, जिसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय बेहद खुश हैं। आपको बता दें कि 17 जुलाई को अजेंद्र अजय ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिसके बाद देर शाम को मुख्यमंत्री धामी की तरफ से डीजीपी, डीएम, एसएसपी को सख्त निर्देश भी दिए गए और कार्रवाई को लेकर के निश्चिंतता भी हासिल की गई है कि माहौल बिगड़ने न पाए। आप देख रहे होंगे कि लगातार समय समय पर कई ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी आती रहती हैं कि पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी एक देवभूमि के रूप में पहचान रही है, एक सांस्कृतिक उसकी अलग अपनी वैशिष्ट्य है। उस भूमि में एक समुदाय विशेष की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई बार वहां पर कुछ सांप्रदायिक तनाव और इस प्रकार की घटनाएं भी पैदा हो रही हैं। तो ये, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और मैं इस मुद्दे को लेकर के लगातार कई बार पहले भी इस मामले को उठा चुका हूं। तो ये अहम फैसला लिया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। और अब इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की कोई बात है तो सरकार को तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, डीजीपी को विशेष चिन्हीकरण का आदेश दिया जाना चाहिए। और अगर सरकार को वाकई में पता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है तो सीधे एसएसपी को बोलकर कार्रवाई की जाए। है कि कहीं कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास कर रहा है तो सीधे उस पुलिस कप्तान को आदेश करें कि भाई फला जगह पर मुझे ऐसी सूचना मिली है और उस पर कार्रवाई करें। हम किसी भी को भी इस प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का छूट नहीं दे सकते हैं, इस बात की छूट नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये भी साथ साथ है कि धार्मिक और जातिगत आधार पर इस प्रदेश में अगर तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।